फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। तो यहाँ पर हमारे 70 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए आरसीसी बीम इन द लिमिट स्टेट डिजाइन। लिमिट स्टेट डिजाइन में आरसीसी का हमारे पास बीम है। लिमिटिंग वैल्यू जो होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील एज पर हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर डी वैल्यू दी गई है जिसका डी इफेक्टिव डेप्थ होती है बीम की। तो FE 415 के लिए डेप्थ जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की वो क्या होती है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एज पर हमारे IS कोड। तो यहाँ पर मैं आपको सभी के बारे में बता देता हूँ। 0.53D जो होती है ये FE 250 के लिए होती है एंड 415 जो होता है इसके लिए 48 होती है एंड उसके बाद 46 जो होती है 0.46 ये किसके लिए होती है, FE 500 ग्रेड के लिए। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है कि आपको इससे और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला देखिए, एज पर हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इफेक्टिव slidden ratio for member normally carrying tension but subjected to reversal of stress due to wind and earthquake forces should be क्या होना चाहिए, 95, 250, 350, 180 कितना होना चाहिए, तो 350 होना चाहिए, 350 होना चाहिए। ऑप्शन आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, 350 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर डिफॉर्म बार कन्फर्म टू इंडियन स्टैंडर्ड 1786 जो HYST बार होती है वो हमारे कौन से IS कोड में आती है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 1786 में आती है। तो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है इन लिमिट स्टेट मेथड शैल बी, लिमिट स्टेट मेथड जो होता है उसमें डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है डिफॉर्म बार में वो कितना होता है एज पर हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग। तो कितना होता है, तो 60% जो होता है HYST बार के केसेस में इंक्रीज हो जाता है। ए हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। और प्लेन बार में 60% कम होता है एज कम्पेयर टू HYST बार। अगला देखिए, व्हाट इज वेरी फर्स्ट क्रैक दैट ओकर इन एनी आरसीसी मेंबर। जो पहला क्रैक होता है जो कि आरसीसी के मेंबर में आपको देखने को मिलता है, ई स्पेशली इफ कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग समर। अब अगर आप कंस्ट्रक्शन जो है समर के टाइम में करते हैं तो वो कौन सा क्रैक होता है, फ्लेक्चर क्रैक होगा, सेटलमेंट क्रैक, क्रोजन स्पेलिंग क्रैक या फिर श्रिंकेज क्रैक, कौन सा क्रैक होगा, तो श्रिंकेज क्रैक जो होता है वही आता है, डी हमारा। ये क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पर भी लगाया था, तो जिसको श्रिंकेज क्रैक के बारे में नहीं पता वो देखिए क्वेश्चन, श्रिंकेज क्रैक जिन्होंने श्रिंकेज क्रैक दिया वो सही आंसर है, बाकी सभी का गलत आंसर था। अगले देखिए, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज आल्सो नाउन एज, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, या फिर इलास्टिक मेथड या फिर क्रिटिकल मेथड या फिर लोड फैक्टर मेथड, क्या हम उसको बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक मेथड। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू डिजाइन द डीप बीम, डीप बीम जो है उसको हमें डिजाइनिंग करनी है, तो फैक्टर दैट आर टेकन इनटू अकाउंट, कौन से फैक्टर जो होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, लैटरल बकलिंग, नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेसेस या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डी हो जाएगा। इन सभी फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं जब आपको डीप बीम जो होता है उसको डिजाइन करना होता है। अगला देखिए, द ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट, ग्रेड जो होता है सीमेंट एंड कंक्रीट का इज एक्सप्रेस्ड इन विच SI यूनिट, कौन से SI यूनिट में हम जो ग्रेड होता है सीमेंट एंड कंक्रीट का उसको एक्सप्रेस करते हैं, किस में हम करते हैं। तो जब भी ग्रेड की बात आएगी उनको एक्सप्रेस करने की तो वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम करते हैं या फिर MPa में हम करते हैं। सो ए ऑप्शन हमारा इस केस में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, एज पर हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एरिया जो होता है टेंशन रेनफोर्समेंट का इन बीम में शेल नॉट एक्सीड, यहाँ पे डी और बी दिया गया है, वो क्या है, बी जो होता है
ब्रेड्थ ऑफ बीम होती है, डी क्या होती है, ओवरऑल डेप्थ होती है, ओवरऑल डेप्थ जितनी भी होती है। तो मैक्सिमम जो होती है वो 4% हम प्रोवाइड करते हैं ऑफ बी डी के, या फिर 0.04 बी बड़ा डी, ये वाली प्रोवाइड करते हैं। तो कौन से ऑप्शन में दी गई है ये, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिनिमम की बात करेगा तो मिनिमम के केस में 0.85 बी डी ओवर एफ वाई, ये मिनिमम हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बीम में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ टेस्ट ऑन स्टील, कौन से टाइप का टेस्ट होता है जो कि स्टील के ऊपर इज डन टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, कौन से टाइप का टेस्ट होता है जो कि स्टील पर किया जाता है ताकि हम ऑब्टेन कर सके कौन सा ग्राफ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व का जो ग्राफ होता है वो ऑब्टेन कर सके। कंप्रेशन टेस्ट होता है, टेंजाइल टेस्ट होता है, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट, या फिर फ्लेक्सर स्ट्रेंथ टेस्ट, कौन सा टेस्ट होता है, तो वो टेंजाइल टेस्ट होता है। टेंजाइल टेस्ट जो होता है उसको आप करते हैं स्टील के ऊपर ताकि हमें स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व जो हो वो मिल सके। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस, इस क्वेश्चन को आप याद रखिए क्योंकि इसको लेकर मैं एक न्यूमेरिकल भी आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको पता होना चाहिए अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस जो होता है वो किसका रेशियो होता है, तो वो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। सो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक पॉइजन रेशियो होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। पॉइजन रेशियो जो होता है वो स्ट्रेन का रेशियो होता है। अब स्ट्रेन कौन कौन सा स्ट्रेन होता है, एक हमारे पास लैटरल स्ट्रेन ओवर लीनियर स्ट्रेन जो होता है, यानी कि दोनों जगह लैटरल स्ट्रेन भी आएगा, लीनियर स्ट्रेन आएगा, तो स्ट्रेन का रेशियो होता है। ऐसा भी आप याद कर सकते हैं, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तो लैटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। अगला देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट एन इम्पोज्ड लोड, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इम्पोज्ड लोड नहीं है, क्रेन लोड, स्नो लोड, डस्ट लोड, इरेक्शन लोड, कौन सा इम्पोज्ड लोड नहीं होता है, तो इरेक्शन लोड जो होता है, निर्माण भार जो होता है वो इम्पोज्ड लोड नहीं होता है, बाकी सारे इम्पोज्ड लोड होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस एट विच स्ट्रेस, बोल रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो एक ऐसा एक्सिस होता है जहां पर हमारा स्ट्रेस जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, इन्फिनाइट, क्या होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस की जब भी बात आएगी तो उस पर कोई भी स्ट्रेस जो होता है वो नहीं होता है, चाहे बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस हो, शेयर फोर्स हो, चाहे कोई और स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है। अगला देखिए, वर्किंग स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल, वर्किंग स्ट्रेस जो होता है मटेरियल का इज एक्सपेक्टेड टू बी, क्या होगा, वर्किंग स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, तो वर्किंग स्ट्रेस जो होता है मटेरियल का वो यील्ड स्ट्रेस जो होता है उससे कम होता है, यील्ड स्ट्रेस से कम होता है, इस पॉइंट को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, अब पीछे हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है ये ऑप्शन में दिया था ए बी सी, ए ऑप्शन में हमारा करेक्ट था, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो किसका रेशियो होता है, तो हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अल्टीमेट लोड एंड वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो हमारे पास क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यील्ड स्ट्रेस दिया गया है, अल्टीमेट की जगह यील्ड दिया गया है, वर्किंग तो दिया ही दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो पीछे मैंने आपको बताया वैसे भी पूछा जा सकता है, तो दोनों आपको पता होंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, पार्शली सेफ्टी फैक्टर जो होता है कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली मे बी टेकन एज, पार्शली सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो हम कितना लेते हैं, तो देखिए एक होता है पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दूसरा होता है सिंपल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे पार्शली के बारे में पूछा गया कि पार्शली जो आधा होता है, कंक्रीट के लिए पूछा गया है तो कंक्रीट के लिए
1.5 होता है, स्टील के लिए 1.15 होता है। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया गया है? पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं, कंक्रीट के केसेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात हो रही है, यहाँ पे इसको भूल जाइए अभी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात हो रही है, तो 3 जो होता है वो कंक्रीट के लिए होता है, एंड 1.78 जो होता है से लेकर 1.80 ये स्टील के केसेस में होता है। इसको भी आप याद रखिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिंपली पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए पूछा गया है। तो कंक्रीट के लिए क्या होता है? 1.5 होता है। ये ऑप्शन गलत मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, कोई बात नहीं। 1.5 जो होता है वो कंक्रीट के लिए होता है। अब देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है पार्शली वो कंक्रीट के लिए ही पूछा गया है, 1.5 है। बाकी ऑप्शन थोड़े गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगला देखिए, द रेनफोर्समेंट इन आरसीसी टेक्स, रेनफोर्समेंट जो होती है कौन लेता है, वहन करता है? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टोर्जनल स्ट्रेस, कौन लेता है? तो वो क्या कौन लेता है? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो रेनफोर्स स्टील के द्वारा लिया जाता है। इनकी अगर कोई बाहर आएगा तो वो टेंसाइल स्ट्रेस के रूप में स्टील जो होते हैं वही सहन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेक्शन इन विच स्टील इज नॉट फुली स्ट्रेस्ड, क्या बोल रहा है? एक ऐसा सेक्शन जिसमें हमारा स्टील जो होता है नॉट फुली स्ट्रेस्ड, डैश वैल्यू व्हेन स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। कौन सा आंसर रहेगा? तो इस केस में हमारा आंसर ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस मैक्सिमम, स्टील नहीं पहुंच रहा है, स्टील नहीं पहुंच रहा है, कंक्रीट हमारा पहले ही फेल हो रहा है, यानी कि स्टील हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया हुआ है इसलिए नहीं हो रहा है फुली स्ट्रेस्ड। ओके, अगला देखिए, इन डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी का स्ट्रक्चर हमें डिज़ाइन करना है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो हम कितनी लेते हैं? 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 0.3 न्यूटन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब भी आप आरसीसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो होती ही नहीं है, वो हम डिज़ाइन ही नहीं ले, कुछ होती ही नहीं है तो क्या लेंगे हम? नन ऑफ द एबव, क्योंकि हमारा कंक्रीट जो होता है वो टेंशन जोन में वीक होता है, लेकिन कंप्रेशन जोन जो होती है उसमें स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम कोई भी न्यूटन में वैल्यू लेते ही नहीं है। हाँ, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू तो लेते हैं, न्यूटन में लेते हैं। अगला देखिए, एज पर हमारे इस हाई स्कोर के अकॉर्डिंग नॉमिनल कवर जो होती है कंक्रीट इन एमएम में हमें बताना है। ये सारी वैल्यू एमएम में दी गई है फॉर सीवियर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए, सीवियर के लिए बताना है, सीवियर के लिए 45, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो पार्ट सेकंड था हमारा सीवियर, वेरी सीवियर के लिए पूछा गया था, 50 वहाँ पे आंसर था। अगला देखिए, ये स्टेटमेंट हमें कंसीडर करनी है अंडर रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। अंडर रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? यानी कि अंडर स्टील जो है कम है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट जो है कि सेकंड स्टेटमेंट, कंक्रीट डेवलप स्ट्रेस लेस देन एलोएबल स्ट्रेस, स्टील डेवलप एलोएबल टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये दोनों सही है, बाकी सारे गलत हैं। अंडर रेनफोर्स से रिलेटेड यही है। नेक्स्ट देखिए, एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज, अगर स्टील जो है वो बढ़ेगा तो क्या होगा? स्टील बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर हमारा आरसीसी का बीम हो, चाहे फिर सिंपली हमसे ऐसा पूछ लिया गया कि एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज, तो क्या होगा? तो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस होता है
उसकी जो डेप्थ गहराई होती है वो आल्सो इंक्रीज होती है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बैलेंस रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेसेस इन, किस पर डिपेंड करेगी? स्टील एंड कंक्रीट दोनों पर। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है बैलेंस रेनफोर्स सेक्शन का, वो इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये दोनों जो है दोनों सेम टाइम पर फेल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड मॉड्यूलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज। मॉड्यूलर रेशियो जो होता है क्या होता है? मॉड्यूलर रेशियो जो होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 280/3 इंटू सिग्मा CBC। ओके, ये फॉर्मूला होता है मॉड्यूलर रेशियो का। मॉड्यूलर रेशियो जो होता है वो इस वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर दिया गया है, 280 सभी में दिया गया है, ओवर 3 सभी में दिया गया, लेकिन इंटू ABCD कौन सा आंसर रहेगा इस केस में आंसर? तो कई बार आपको आंसर इसी तरह से ऐसे भी प्रोवाइड कर सकता है, तो आपका आंसर ये वाला होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए, इनटू सिग्मा CBC, ये वाला आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स बीम इज ड्यू टू। फ्लेक्सुरल कोलैप्स जो होता है ओवर रेनफोर्स बीम जो है वो किस वजह से होता है? कोलैप्स जो है पतन बोल सकते हैं हम उसको, गिरना, अगर कोई चीज़ ध्वस्त हो गई है तो फ्लेक्सुरल कोलैप्स जो है ओवर रेनफोर्स बीम है, यानी कि स्टील हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो किस वजह से होगा? प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, या फिर प्राइमरी टेंशन फेलियर? ओवर है तो इसमें टेंशन फेलियर तो आएगा ही नहीं, ये हमारा गलत हो गया। बॉन्ड फेलियर भी नहीं हो सकता क्योंकि ओवर रेनफोर्स प्रोवाइड किया तो रिप्स वगैरह तो होंगे, तो हमने HYST बार प्रोवाइड किया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो 60% इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी फेलियर हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर ही होता है, सेकेंडरी नहीं होता है। अगला देखिए, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, सिंपली स्पोर्टर स्लैब है, अल्टरनेट बार आर कर्टेल एट 1/7 ऑफ स्पैन होता है। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगला देखिए, इफेक्टिव कवर जो होती है रेनफोर्समेंट की इज। इफेक्टिव कवर ऑफ रेनफोर्समेंट इज, तो वो क्या होती है? क्लियर डिस्टेंस होती है। क्लियर डिस्टेंस किसमें दिया गया है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में दिया गया है क्लियर डिस्टेंस प्लस हाफ इंटू बार डायामीटर। किस में दिया गया है? ये वाला हाफ इसमें दिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है पिछले आइस कोड से पूछा गया है। तो यहाँ पे मिनिमम क्लियर कवर पूछ रहा है कि मेन स्टील बार जो होती है स्लैब में, बीम में, कॉलम में, फुटिंग में रिस्पेक्टिवली, स्लैब के केसेस में 15 हम प्रोवाइड करते हैं, बीम के केस में 25, कॉलम में 40 एंड इसमें 50 होना चाहिए, लेकिन 75 हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन अंडर रेनफोर्स सेक्शन, यानी कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, कुछ स्टील हमने कम ही प्रोवाइड किया है, तो वैल्यू जो होती है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की, एक्चुअल न्यूट्रल एक्स ए जो है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है, एंड द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस XC जो है आर रिलेटेड एज, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस आते हैं। एक XA का एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो लेस देन होता है XC, यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के वो लेस देन होता है, तो वो हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है। ये अंडर पूछा गया है, कहाँ अंडर ही पूछा गया है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। लेस देन कहाँ पर दिया गया है? C ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक हमारे पास केस होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है XC, इट मीन्स कि हमने स्टील जो है ज़्यादा प्रोवाइड किया, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है। एक हमारे पास केस होगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा XC क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के, तो वो हमारा बैलेंस सेक्शन होता है। इन तीनों सेक्शन को आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछ ली जाए। देखिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आंसर में,
तो आप देख सकते हैं। अगला देखिए, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कोइंसाइड विद द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस ही होते हैं, चौथा केसेस नहीं होता है वैसे। तो यहाँ पे 3 केसेस में से न्यूट्रल एक्सिस का जो कौन सा ऐसा केसेस है जो कि कोइंसाइड करता है विद क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के साथ, कौन सा ऐसा केसेस है। कोइंसाइड यानी कि इक्वल होगा, इक्वल होगा, बराबरे होगा, कोइंसाइड करता है। तो बैलेंस सेक्शन जो होता है वही कोइंसाइड करता है, इक्वल होगा। अगला देखिए, मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू। मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू, किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? मिनिमम, ताकि सडन फेलियर जो होता है वो रोका जा सके, इसलिए हमें मिनिमम टेंशन स्टील तो प्रोवाइड करना ही होता है। कहाँ पर है सडन फेलियर? ये ऑप्शन सी। अचानक विफल रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मिनिमम टेंशन स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है। कितना हम प्रोवाइड करते हैं? 0.85 BD ओवर FY, इतना हम प्रोवाइड करते हैं। BD का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था पीछे क्वेश्चन में, तो ये आप देख लीजिए, ब्रेड्थ एंड विड्थ होती है। अगला देखिए, स्टेन इन स्टील। स्टेन जो है स्टील में रीचेज इट्स अल्टीमेट वैल्यू, यानी कि जहां तक वो स्टेन को झेल सकता था हमारा स्टील, वहां तक वो पहुंच चुका है, पहले पहुंच चुका है। अर्लियर देन स्टेन इन कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट से पहले पहुंच सक रहा है। इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टील पहले फेल हो रहा है तो इट मीन्स कि स्टील कम है, अंडर होगा। अगर स्टील बाद में पहुंचता तो हमारा ओवर हो जाना था, दोनों इकट्ठा पहुंचते बैलेंस सेक्शन हो जाना था। तो सी इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा, अंडर सेक्शन होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन अलग है। इफ द मोमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है सेक्शन का इज लेस देन द बेंडिंग मोमेंट, देन इट इज कॉल्ड। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है सेक्शन का वो कम है बेंडिंग स्ट्रेस से, तो हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन जो है वो मोर होगा बेंडिंग मूवमेंट से, तो हमारा ओवर होगा। अगर इक्वल होगा तो बैलेंस सेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको ध्यान में रख के याद कर लीजिए। अगला देखिए, क्वेश्चन सेम वैसा ही बैलेंस सेक्शन से लिया गया है। देखिए, द सेक्शन इन विच द कंक्रीट इज नॉट फुली स्ट्रेस्ड। कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ पर हमारा कंक्रीट जो है वो नॉट फुली स्ट्रेस्ड टू द परमिसिबल वैल्यू व्हेन स्ट्रेस इन स्टील रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू। स्टील जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है लेकिन स्टील जो है कंक्रीट जो है वो नहीं पहुंचा है, तो हमारा अंडर होगा। क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है, तो सारे तरीके पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी सेम वही है। इफ द एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर ए बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन को जो टेंशन रेनफोर्समेंट चाहिए उससे हमने कम प्रोवाइड किया है, तो आरसीसी का बीम क्या होगा? बैलेंस सेक्शन से कम है तो अंडर होगा। स्टील कम प्रोवाइड किया, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। तो ये देखिए कितने तरीकों से इस क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। 4 क्वेश्चन बना चुका हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है स्टील एज कंपेयर टू कंक्रीट इज हायर, सेम, लोअर, नन ऑफ दीज, क्या होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम कंक्रीट की बात करें तो 1.5 नहीं होता है, ये पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 होता है कंक्रीट के लिए। 1.78 से लेकर 1.80 जो होता है वो स्टील के लिए होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कंपेयर टू कंक्रीट इज लोअर। स्टील के लिए पूछा ना, तो लोअर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोअर। अब देखिए यहाँ पे हमें इनकरेक्ट चूज करनी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, टेंसाइल रेनफोर्समेंट बार ऑफ ए रेक्ट एंगुलर बीम। रेक्ट एंगुलर बीम, तो यहाँ पे देखिए गलत स्टेटमेंट ये वाली है सी, बाकी आप पढ़ लीजिए कि क्या बोल रही है।
वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। अगला देखिए, इन डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम, डबल रेनफोर्स का जो बीम होता है वो आपको डिज़ाइन करना है। इफ़ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, द सेक्शन इज ग्रेटर देन है, तो कौन सा सेक्शन होगा हमारा? ये क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ओवर होगा, ग्रेटर देन के लिए ओवर, लेस देन के लिए अंडर, इक्वल के लिए बैलेंस सेक्शन। ये बार बार यही हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए कौन सा आंसर है, आपको पता ही है, टिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखिए, इफ द डेप्थ ऑफ आरसीसी सेक्शन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज मोर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्सी, तो हम देखिए पीछे भी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अगले देखिए, मेन एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर इज, स्टील का जो मेंबर होता है उसके क्या एडवांटेज होते हैं? हाई स्ट्रेंथ होती है, ये तो सभी को पता है कि स्टील की हाई स्ट्रेंथ होगी, एंड ये गैस एंड वाटर टाइट भी होता है, लॉन्ग सर्विस लाइफ भी होती है, ऑल ऑप्शन करेक्ट भी होते हैं। सो डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेक्शन ऑफ ए reinforced beam where most distant concrete fiber in compression and tension in steel attain permissible simultaneously, स्ट्रेसेस जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो हमारा बैलेंस सेक्शन, इकोनॉमिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। कौन सा आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन में? तो ये साइमल्टेनियसली की जब भी बात आएगी तो बैलेंस सेक्शन होता है, लेकिन बैलेंस सेक्शन को आल्सो नाउन इकोनॉमिकल सेक्शन बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर डी बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सीधे तुक्का नहीं लगा देना कि हाँ यार दोनों इकट्ठा पहुंच रहे हैं स्ट्रेस, तो बैलेंस सेक्शन होगा। तो बैलेंस सेक्शन को क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है कंक्रीट एंड स्टील के लिए, कंक्रीट के लिए 1.5, स्टील के लिए 1.115 है रिस्पेक्टिवली, बिकॉज क्या कारण है कि हम दोनों के लिए ये फैक्टर पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये होता है कि जो क्वालिटी होती है कंक्रीट की उस पर कंट्रोल किया जा सके। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वालिटी, द कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट एज गुड एज दैट ऑफ कंक्रीट। क्वालिटी जो होती है स्टील की वो ज़्यादा होती है एंड कंक्रीट की कम होती है, तो उसकी क्वालिटी पर कंट्रोल करने के लिए हम 1.5 जो होता है वो कंक्रीट के लिए लेते हैं। ज़्यादा लेने का यही रीज़न है, क्वेश्चन यही पूछा गया था, बाकी यहाँ पे कुछ और नहीं है। अगला देखिए, इन डिज़ाइन कोड्स डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आर कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। डिफ्लेक्शन जो होती है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो होता है उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 केसेस आते हैं, एक कैंटिलीवर का आता है उसके लिए 7 वैल्यू होती है स्पैन टू डेप्थ, एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड का आता है 20 लेते हैं, एंड 26 जो लेते हैं वो कंटिन्यूस मेंबर के लिए लेते हैं। तो यही होते हैं स्पैन टू डेप्थ रेशियो 3 बीमों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन, if concrete has permissible value stress OP, then the modular ratio is approximate given by, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखिए कितना डिफिकल्ट लेवल का उन्होंने बना दिया, वैसे डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, इजी लेवल का। देखिए एज पर हमारे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि बोल रहा है कि अगर हम आरसीसी को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारा कंक्रीट जो है जिसके बाद परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो पी दिया गया है, मॉडुलर रेशो क्या होगा, किसके बराबर होगा? तो मैंने आपको बोला था कि जो सिग्मा सीबीसी होता है हमारा मॉडुलर रेशो उसी पर डिपेंड करता है। अब सिग्मा सीबीसी जो होता है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है इन बेंडिंग में, तो ये हमारे पास गिवन है, पी दिया गया है। ओके, पी हमारे पास ये गिवन है। अब मॉडुलर रेशो जो होता है वो क्या होता है, 280/3 इंटू सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी की जगह हम पी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए 280/3 इंटू पी।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p आ जाएगा ओवर 280 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 93.33 आ जाएगा। p तो हम ऐसे भी लगा देंगे। सो हमारा आंसर ये बन जाएगा 93p दिया गया ऑप्शन में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, reinforced concrete beam section in which the steel reaches yield strain at load lower than the load at which concrete reaches failure strain are called। उसको हम क्या बोलते हैं? अंडर reinforced section बोलेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है कंक्रीट के लिए कितना होता है? 1.5 3 कितना होता है? अब देखिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का आया कि नहीं आया। अब जिन लोगों को फैक्टर ऑफ सेफ्टी और पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी में डिफरेंस नहीं पता है तो वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा, क्योंकि उसने सुना होगा यार हाँ यही होता है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यही पूछा जाता है तो यही आंसर कर देगा, लेकिन ये पार्शली का होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए ये हमारा आंसर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई और चीज़ का ध्यान नहीं रखना है इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसी मेंबर इज नाउन एज। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर का इज नाउन एज क्या हम उसको बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्ट अप्रोच बोलते हैं। डिटर्मिनिस्ट अप्रोच बोलते हैं किसी चीज को निर्धारण करने की एक क्षमता जो होती है उसको हम बोलते हैं। अगला देखिए, बैलेंस डिजाइन गिव्स। बैलेंस्ड डिजाइन गिव्स क्या हमें देता है? तो ये हमें क्या देता है? स्मॉलेस्ट कंक्रीट एरिया एंड मिनिमम एएसटी देता है। सो बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। अगला देखिए, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हम आपकी वीडियो अच्छी लगी लेकिन आपने एक वीडियो में सारे ही चैप्टर करवा दिए हैं, तो पार्ट वाइज करवाइए। मैं आपको पार्ट वाइज ही करवा रहा हूँ। जिसको अगर पार्ट वाइज नहीं मिलते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो कमेंट करते हैं कि सर उसका दूसरा पार्ट नहीं मिल रहा है, वो प्लेलिस्ट में जाते ही नहीं है। तो प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। इसलिए मैं जो जितने भी चैप्टर हैं किसी बुक्स के, तो उन सभी चैप्टर की एक ही वीडियो बना रहा हूँ कंबाइन करके, ताकि वो एक ही वीडियो में सारा कुछ देख सके अगर किसी को देखना है तो। इसलिए मैं कंबाइन करके बना रहा हूँ। मैंने अभी स्टील की बना दी है आपके लिए, सर्वेइंग की बना दी है, बिल्डिंग मटेरियल की बनाने को है, बाकी जो चल रही है उसको भी बना दूंगा धीरे धीरे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू बेसिक कंसिडरेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज टेकन एज। क्या हम लेते हैं? तो वो हम लीनियर लेते हैं। बी हमारा क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, व्हाट हैपन विद द न्यूट्रल एक्सिस इन द अंडर रेनफोर्स सेक्शन इफ लोड इज फर्दर इंक्रीज आफ्टर यील्डिंग ऑफ स्ट्रेस। क्या होगा न्यूट्रल एक्सिस के साथ अगर हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है? अगर हम लोड जो होगा उसको इंक्रीज करते जाएंगे आफ्टर हमारा स्टील जो है वो यील्ड हो चुका है, तो क्या होगा? तो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस होगा उसके साथ क्या होगा? तो वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी काउज ऑफ फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स। प्राइमरी जो काउजेज होता है फ्लेक्सुरल कोलैप्स का ओवर में, वो कौन सा होता है? फ्लेक्सुरल कोलैप्स। तो प्राइमरी, ये पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा गया। तो प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर जो होता है ओवर रेनफोर्स में, यही फ्लेक्सुरल कोलैप्स का कारण होता है। अगला देखिए, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द लीवर आर्म विद। लीवर आर्म जो होती है आप किसको मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस सेक्शन में, जब आप मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना होता है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा? तो हम मल्टीप्लाई कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स, इन दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। अगला देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 क्या आंसर रहेगा?
फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो कंक्रीट के लिए ज़्यादा होता है, 3 होता है, 1.78 से लेकर 1.80 जो होता है वो स्टील के लिए होता है। तो स्टील इज़ लोअर देन दैट ऑफ कंक्रीट, स्टील इज़ हायर देन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्या हो जाता है, हमारा बी आंसर ही सही होगा भाई, स्टील इज़ लोअर देन दैट फॉर कंक्रीट, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द लोड डिजाइन लोड इज इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM मेथड है हमारे पास, डिजाइन लोड इज क्या होगा? तो उसमें करेक्टरिस्टिक्स लोड विद अप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सी आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला देखिए, इन एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होगा? स्टील कम है, स्टील इज फुली स्ट्रेस्ड होगा, या फिर कंक्रीट होगा फुली स्ट्रेस्ड। ये बाकी आंसर तो तुक्के के लिए दिए गए हैं, ये गलत है। बाकी इन क्वेश्चन तो आंसर तो इन दोनों में ही है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो हमारा अंडर स्टील कम है तो स्टील सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा, तो बी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ओवर होता तो स्टील कंक्रीट होना था, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता तो स्टील फुली स्ट्रेस्ड होना था। यही केस है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, मिनिमम टेंशन एरिया जो होता है क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ही था, यही हमारा मिनिमम स्टील हम टेंशन प्रोवाइड करते हैं बीम में। अगला देखिए, द अलोएबल स्ट्रेस टू विच स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड, द अलोएबल स्ट्रेस जो होता है जिसमें हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर जो होता है कैन बी सब्जेक्टेड, वर्किंग स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर कौन सा स्ट्रेस? तो हमारा ये इधर ए एंड बी, ए एंड बी कौन से दिए गए, ये और ये। टेंसाइल नहीं होता है, इधर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन टू व्हाट लेवल इज कंक्रीट टेकन बाय लिमिट स्टेट मेथड, क्या आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन में? तो हायर स्ट्रेस लेवल हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर ले यार। और हमारा एक और चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, हमारे होम स्क्रीन पर जाए, हमने एक कोर फैक्ट के नाम से चैनल बनाया है, तो उसको भी थोड़ा सा नज़र डालें, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है देखने को मिल सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए डिजाइन ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कीपिंग इट्स डेप्थ कांस्टेंट द विड्थ ऑफ विल बी वेरी इन प्रोपोर्शनल टू, किसके वेरी करती है? तो बेंडिंग मोमेंट जो होती है उसके वेरी करती है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ओवर के लिए वो क्या होता है? ओवर के लिए ज़्यादा होता है बैलेंस सेक्शन से, मोर देन बैलेंस सेक्शन ओवर, और जो अंडर होता है वो बैलेंस सेक्शन से कम होता है अंडर रेनफोर्स के लिए। अगला देखिए, इफ द एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील रेनफोर्समेंट इज डबल, जो टेंसाइल स्टील का एरिया है उसको डबल कर दिया जाए, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम इंक्रीज ओनली बाय अबाउट, कितने परसेंट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा? तो वो 22% तक इंक्रीज हो जाएगा। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसिडर नेग्लिजिबल या फिर वेरी लो इन, किसमें? कंप्रेशन में, टेंशन में, फटीक में, या फिर नन ऑफ एबव। तो देखिए, स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है इसमें। इसमें क्या होती है? वीक होती है, लेकिन होती तो है 1/10 होती है ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशो 1/10 होता है, लेकिन होती है। लेकिन किसमें नहीं होती है? वेरी लो किसमें होती है? वो फटीक में होती है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द मॉडुलर रेशो m, स्ट्रेस रेशो इन स्टील एंड कंक्रीट इज r, then the critical neutral axis k is given by, तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर हो जाएगा? m/m + r, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। m/m
m+r, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रेजिडुअल स्ट्रेंथ जो है कितनी है 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एज लोड स्ट्रेस जो है 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट वुड बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। व्हाट वुड बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो किसका रेशो होता है, यील्ड स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस ओवर वर्किंग स्ट्रेस का रेशो होता है। हमारे पास वैल्यू 2 दी गई है, 40/20 हम कर भी देते हैं तो इन दोनों का रेशो 2 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लीजिए, और हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है देखने को मिल सकता है वहाँ से भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।